हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एमकॉम सेकंड ईयर MCO 4 जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है? डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारी MCO 4 है वो बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में ही है। इसकी बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, किस तरीके का होता है, पूरा जो सब्जेक्ट है वो उसके ऊपर है। तो सबसे फर्स्ट यूनिट में जो हम देखने वाले हैं वो है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि क्या क्या टॉपिक जो है हमें इस यूनिट में कवर करने हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। अब जो कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें हमें दो कंपोनेंट पढ़ने हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमर्जिंग सिनेरियो ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया। और लास्ट टॉपिक जो हमें इस यूनिट में कवर करना है वो है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर हमें 4 टॉपिक कवर करने हैं, वो है नीड, कैरेक्टरिस्टिक, अप्रोचेज और प्रोसेस के बारे में। सबसे फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का कंसेप्ट क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इट मीन्स द सराउंडिंग विच हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेरिंग ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट होता है जो हमारे आसपास की, एक बिजनेस के आसपास जितनी भी सराउंडिंग होती है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है बिजनेस एक्टिविटी पे पड़ता है। यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट में एयर वाटर पोल्यूशन की बात नहीं की गई। यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, उन सारे इन्वायरमेंट के बारे में कहा गया है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस की एक्टिविटी पे पड़ता है। द नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, मल्टीफैक्टेड एंड हैज़ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल, कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो नेचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का वो किस तरीके का है? डायनामिक है, यानी कि चेंजिंग है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टीफैक्टेड है, और ये क्या है, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के सर्वाइवल पे, कंटिन्यूटी पे और ग्रोथ पे पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आता है बिकॉज ऑफ सच नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस फर्म टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। क्योंकि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके कुछ नेचर्स है, ये डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स है, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस की कंटिन्यूटी, ग्रोथ पे पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस फर्म के लिए कि ये जानना, उसके बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट में भी क्लासीफाई एट 2 पार्ट्स, यानी कि जो हमारा बिजनेस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इकोनॉमिक बिजनेस और नॉन इकोनॉमिक बिजनेस। इकोनॉमिक बिजनेस वो होता है जो हम पैसा अर्न करने के लिए करते हैं, नॉन इकोनॉमिक वो होता है जो हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट समझते हैं पहले। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जैसे कि consisting of economic policies, economic system and pace of economic development। उसके बाद आता है हमारा नॉन इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट सच एज सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड नेचुरल फैक्टर्स। All this environment interact with each other and provide valuable input for strategic decision making। यानी कि जितने भी सारे इन्वायरमेंट है ये आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट, एक बिजनेस इन्वायरमेंट दूसरे बिजनेस इन्वायरमेंट में आपस में रिलेट करते हैं। इसलिए हर एक बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा किसी भी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जानेगा तो ही कोई स्ट्रैटेजी बना पाएगा, तो ही क्या कर पाएगा, कोई डिसीजन मेकिंग कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है या क्या सिग्निफिकेंस है? तो फर्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक। ये हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कैसा है? डायनामिक, कॉन्टिन्यूस चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। क्योंकि जो कॉन्टिन्यूसली बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो रहा है, सोसाइटी में चेंज हो रहा है, कल्चर में चेंज हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों में चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हमें अपने बिजनेस के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मार्केट फॉर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैव अंडरगोन फिनोमिनल चेंज ऑन अकाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसेज। यानी कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है। अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्ट को बनाते या सेल करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। अगर हम नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है बिक सकते हैं, और साथ ही साथ इससे क्या होता है, हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा और सर्वाइव करेगा लॉन्ग टर्म तक। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आता है हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का, वो है बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स किस तरीके से है? इट इज़ relatively easy to understand individual factor of environment, but it is rather difficult to grasp the effect in its totality because of
द मिक्स एंड कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्स रिक्वायर बाय वेरियस फैक्टर्स। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जितने भी फैक्टर्स है, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस इन्वायरमेंट में। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक फैक्टर को ध्यान में रख के ही अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। हमें हर एक फैक्टर्स को अच्छे से कंसिडर करना पड़ेगा, अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करने पड़ेगी ताकि हम कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सके, कोई स्ट्रैटेजी को बना सके, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर को हमें क्या करना है, एक साथ देखना है, हर एक के बारे में जानना है। ये नहीं है कि हमने किसी एक फैक्टर को एनालाइज कर लिया, उसके बारे में समझ लिया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तो हम कोई भी स्ट्रैटेजी या डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हमें हर एक बिजनेस इन्वायरमेंट को, हर एक फैक्टर को इन्वायरमेंट की अच्छे से एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही किसी डिसीजन को लेना होगा। उसके बाद जो थर्ड सिग्निफिकेंस है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ मल्टी फैक्टेड। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ मल्टी फैक्टेड का मतलब क्या होता है कि हर एक पर्सन का अपना अपना नज़रिया होता है किसी चीज़ से रिलेटेड। इट मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट डिपेंड अपॉन द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर कि कौन किस चीज़ को किस तरीके से देखता है। पर्टिकुलरली चेंज इन इन्वायरमेंट मे बी परसीव्ड एज एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट मे बी परसीव्ड एज अ थ्रेट बाय अदर्स। कोई लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और कोई चीज़ जो है वो थ्रेट्स की तरह लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल आ सकता है कि कोरोना के समय में कुछ लोगों ने तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, अपने बिजनेस को बढ़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, उसको थ्रेट की तरह लिया और बिजनेस में लॉसेस हो गए, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है हमारे वो है बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द सर्वाइवल कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। कि अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को और अच्छे से समझते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस जो है वो सर्वाइव करेगा, लंबे समय तक कॉन्टीन्यूसली चलेगा और साथ ही साथ बिजनेस भी ग्रो करेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कितने टाइप का होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली दो टाइप्स का होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। इंटरनल सोर्स ऑफ अ कंपनी डिटरमाइन द डिग्री ऑफ स्ट्रेटजीज और वीकनेस विच अ कंपनी हैज़। यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है एक बिजनेस के पास, बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, बिजनेस की क्या वीकनेसेस है। Every company is supposed to make an efficient use of these resources to adapt its strategy to the external environment within which it operate। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट करता है, इसलिए उसको अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को अच्छे से ध्यान रखना होगा कि एक बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, एक बिजनेस की क्या वीकनेसेस है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट की, तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो बिजनेस के कंट्रोल में होता है। ये आता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होता है जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। बिजनेस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसके चेंज के अकॉर्डिंग ही बिजनेस को चेंज होना पड़ता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता क्या है, इट कंपासेस अ वैरायटी ऑफ फैक्टर विच आर लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड विच में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी और पोजेस थ्रेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं उसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, किसी एक इंडिविजुअल फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं थ्रेट्स भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन जाते हैं, ठीक है। तो दीज फैक्टर्स हैपन टू बी इकोनॉमिक, डेमोग्राफिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड नेचुरल। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे, ये सारे के सारे जो है वो फैक्टर्स है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, ठीक है। ये था हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। बेसिकली जो टॉपिक्स था हमारा वो था टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। यानी कि दो कंपोनेंट होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, फर्स्ट है माइक्रो इन्वायरमेंट, सेकंड है मैक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, macro environment refer to the environment forces which are in the immediate contact of the business such as customer, competitors, marketing, intermediate, supplier, worker and public, ठीक है। तो हम माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, वो सारी की सारी इन्वायरमेंटल फोर्सेस जो क्या करती है, इमीडिएट बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि हमारे कस्टमर यानी कि डिमांड में चेंज हो गया, कस्टमर की डिमांड चेंज हो गया तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उस बिजनेस इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उस बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स आ गए हमारे मार्केट में, ठीक है, हमारा जैसा प्रोडक्ट है वैसे ही कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी,
ठीक है, सप्लायर्स ने कर दी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इमीडिएट कॉन्टैक्ट में आती है उस बिजनेस के, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। इसके बाद आता है हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट होता क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट आर द लार्जर societal or physical factor which may have an impact not only the business but also on its micro environmental player. These are economic, political, legal, social, cultural, demographical, technological, international and natural forces. तो मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता बल्कि सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे नहीं होता है, इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हर एक बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो होता है इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट जो है सिर्फ किसी बिजनेस पे, किसी सोसाइटी या फिर फिजिकल फोर्सेस पे ही इम्पैक्ट नहीं डालता बल्कि माइक्रो इन्वायरमेंट पे भी इसका पूरा इम्पैक्ट होता है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है वो हमने देखी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल और नेचुरल फोर्सेज, ये सारी चीज़ें जो थी मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट थी। Impact of micro environment player normally vary from firm to firm even if they belong to the same industry. The impact of macro environmental player is more or less uniform on all the business firm operating in an industry. यानी कि इसमें यही कहा गया है कि किसी एक इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म जो है ऑपरेट करती है उन पे है मैक्रो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर या सेम इंडस्ट्री पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है इमर्जिंग सिनेरियो ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो सिनेरियो ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया इज चेंजिंग एट अ फास्ट स्पीड। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय द डेवलपमेंट taking place within India and some have been influenced because of the certain global development. तो सिनेरियो क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का कि जो आजकल हमारा बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत ही फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी भी क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी अपडेट हो रही है। अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें तो पॉलिसी में भी चेंज आ रहा है, कल्चर में भी चेंज आ रहा है, डेमोग्राफिक यानी कि साइज़ में भी चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन में भी चेंज आ रहा है। तो ये सारे चेंजेस जो है बहुत रैपिड तरीके से बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे, इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे, ग्लोबल डेवलपमेंट पे पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं क्या चीज़ होती है, क्या क्या सिनेरियो चेंज आ रहे हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होता है, फॉर द लास्ट 10 years और सो देयर इज़ मोर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी in the country because of increasing pulls and pressure caused by the coalition गवर्नमेंट। ठीक है, यह था फर्स्ट था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, हर 5 साल में चेंज होती रहती है, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जो रूल्स रेगुलेशंस है वो भी चेंज होते रहते हैं, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। सेकंड आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज द इकोनॉमिक सिनेरियो इन द कंट्री। कि जब से हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी आए हैं, उसके बाद से क्या हुआ, जो हमारा इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले सिर्फ हम अपनी कंट्री के अंदर ही क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, लेकिन आज के समय में हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, कहीं पर भी अपना जो सामान है वो बेच सकते हैं या मंगा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये किसकी वजह से हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटराइजेशन सेक्टर हैव ब्रॉट कंप्लीट रिवोल्यूशन इन द कंट्री। यानी कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से भी हमारे इकोनॉमी पे, हमारे बिजनेस पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। आउटसोर्सिंग इन इंडिया also a new destination for outsourcing of many MNCs because of competitive edge it has developed in many sector over the years। तो इंडिया के अंदर क्या हुआ है ना कि बहुत सारे जो बिजनेस है उसको आउटसोर्स किया गया है बाहर की कंट्री से। हमारी कंट्री में भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है उसको आउटसोर्स किया जाता है। क्या होता है ना कि कंपनी जो उसकी डेली रूटीन के काम होती है, ठीक है, जो रिपीटेटिव नेचर की वर्क होती है उसको आउटसोर्स कर देती है ताकि वो मेन कोर एरियाज़ पे क्या कर सके, कंसंट्रेट कर सके अपने बिजनेस के अंदर और अच्छे से ध्यान दे सके। ठीक है, उसके बाद आता है रूरल मार्केट। रूरल मार्केट क्या होता है, द emerging rural market in India are providing greater opportunity to business organization which are very keen to enter these untapped areas। तो आज के समय में क्या हुआ है कि रूरल मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि रूरल एरिया में जो है लैंड बहुत ज़्यादा
अवेलेबल हो जाती है, या फिर हम कहें तो लेबर बहुत ज़्यादा चीप जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो इसकी वजह से भी रूरल मार्केट जो है वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, वहाँ पे भी जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, ये इन्वायरमेंट को स्कैन करना क्यों ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू सेट प्रॉपर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेशन future strategy, it is necessary to make a detailed analysis of the business environment. Such analysis is known as environmental scanning. It is a process by which the business enterprises monitor their relevant environment so as to identify the opportunity that could benefit them and the threats that should be avoided. Environment scanning is the fundamental step in the strategic management process. तो इसमें कहा गया environment scanning होती क्या है, यानी कि जितने भी environmental factor है, चाहे वो सोशल है, चाहे कल्चरल है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल है, डेमोग्राफिकल है, जितने भी फैक्टर हैं, इन सारे फैक्टर को हमें अच्छे से एनालाइज करना होगा, अच्छे से इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी, इनको समझना होगा और देखना होगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी बिजनेस के पास अवेलेबल है, किन अपॉर्चुनिटी का बिजनेस जो है वो बेनिफिट ले सकती है, और क्या क्या थ्रेट्स बिजनेस के पास है जो बिजनेस को अवॉइड करने चाहिए। इन सारी चीज़ों के इन्वायरमेंट को स्कैन करके ही एक बिजनेस क्या करता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है फ्यूचर में पॉलिसीज़ वगैरह बनाने में या डिसीजन मेकिंग में, जो है ये सारी इन्वायरमेंट स्कैनिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेटजी बनाने में, पॉलिसी बनाने में, इन सारी चीज़ों में। उसके बाद आता है हमारे जो चीज़ें थी इसमें पढ़नी थी, इन्वायरमेंट स्कैनिंग की नीड क्या है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग की करैक्टरिस्टिक क्या है, अप्रोचेस क्या है और प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं नीड फॉर इन्वायरमेंट स्कैनिंग, कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग की नीड क्या है। द स्कैनिंग शुड प्रोवाइड अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट, यानी कि अगर हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझ पाएंगे कि आज की सिचुएशन क्या है और क्या क्या पोटेंशियल चेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं। It should provide input for strategic decision making. Mere collection of data is not enough. The information collected must be used for strategic decision making. तो इसमें ये कहा गया है कि हमें अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी पड़ेगी। हमने किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फैक्टर को जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते, हमें पूरे ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट को कंसीडर करना होगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी जो हमारी हेल्प करेगी फ्यूचर में कोई स्ट्रैटेजी बनाने में या डिसीजन मेकिंग में। इसके बाद आता है इट शुड फैसिलिटेट एंड इनकरेजेस द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट शुड चैलेंजेस द करंट विजडम बाय ब्रिंगिंग द फ्रेश व्यू पॉइंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नई चीज़ों को पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये थी हमारे जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग की नीड क्या होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि करैक्टरिस्टिक ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग के क्या क्या करैक्टरिस्टिक है। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है एज अ होलिस्टिक एक्सरसाइज। एज अ होलिस्टिक एक्सरसाइज मतलब दैट मस्ट टेक अ टोटल व्यू ऑफ द इन्वायरमेंट रेदर देन मेकिंग अ पीस मील एनालिसिस ऑफ वेरियस ट्रेंड्स और कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें हर एक फैक्टर को अच्छे से एनालाइज करना होगा, हर एक चीज़ पे अच्छे से ध्यान देना होगा, हर एक कंपोनेंट को इन्वायरमेंट के अच्छे से समझना होगा। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इन्वायरमेंट स्कैनिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिकॉज द नेचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इटसेल्फ इज डायनामिक। एनी इनफ्रीक्वेंट स्कैनिंग सिस्टम विल नॉट इल डिजायर रिजल्ट, यानी कि हम जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग है, हर एक फैक्टर को अच्छे से एनालाइज करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करें। मान लो आज हमने कर लिया, 1 साल बाद हम इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो डायनामिक इन नेचर है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर हम आज बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, थोड़े दिन बाद हमें फिर से करना पड़ेगा ताकि कोई भी चेंजेस आए है, कोई भी थ्रेट्स आए हैं, उससे बच सके और अपॉर्चुनिटी अगर कोई अवेलेबल है तो उसका बेनिफिट ले सके। तो इसलिए कहा गया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हम अपने डिजायर रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज अ ह्यूरिस्टिक और एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस। ह्यूरिस्टिक और एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस क्या होता है। स्कैनिंग इज दैट कीप मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट टू ब्रिंग आउट द पॉसिबिलिटीज एंड अननोन डायमेंशन ऑफ द फ्यूचर्स। ठीक है, इट स्ट्रेस द फैक्ट दैट व्हाट कुड हैपन एंड नॉट व्हाट विल हैपन। हम ये देखते हैं एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस में क्या हो सकता है, ना कि क्या होगा। तो यही है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें पता चल सके जिसका हम आगे बेनिफिट उठा सके।
ठीक है। हम ये देख सकते हैं कौन सी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, या फिर जो कस्टमर है उनकी डिमांड किसकी तरफ ज़्यादा हो रही है, कौन से प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कस्टमर जो है वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इनकम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या पॉसिबल चेंजेस फ्यूचर में होने वाले हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, व्हाट कुड हैपन एंड नॉट व्हाट विल हैपन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ह्यूरिस्टिक प्रोसेस। ह्यूरिस्टिक प्रोसेस आर मेंटल शॉर्टकट्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन अ क्विक वे दैट डिलीवर अ रिजल्ट दैट इज सफिशिएंट इनफ टू बी यूजफुल गिवन टाइम कॉन्स्टेंट। यानी कि जब हमारे पास टाइम बहुत कम होता है लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमें अब बहुत ही जल्दी तरीके से सॉल्व करनी होती है, तब हम ह्यूरिस्टिक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल यूज अ ह्यूरिस्टिक अप्रोच टू स्पीड अप एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसका बेसिकली यूज़ कौन करता है, वो इन्वेस्टर करते हैं जिनको कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है। फाइनेंशियल प्रोफेसर इसका यूज़ करते हैं ताकि वो अपने एनालिसिस को बहुत स्पीडी वे में कर सके और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके कि उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम निकल गया तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और जो अपॉर्चुनिटी उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो स्पीड अप स्कैनिंग के लिए हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। इसके बाद आती है हमारी अप्रोचेस टू इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। क्या क्या अप्रोचेस होती है, 3 अप्रोचेस होती है, सिस्टमेटिक अप्रोच, एडहॉक अप्रोच और प्रोसेस फॉर्म अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होता है, जब हमें हर एक फैक्टर को अच्छे से एनालाइज करते हैं तब हम यूज़ करते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। एडहॉक अप्रोच होती है जब हम किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर को एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए किसी इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोसेस फॉर्म अप्रोच, जब हम बिजनेस के इनसाइड और बिजनेस के आउटसाइड जो भी डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है उसको हम गैदर करने के लिए प्रोसेस फॉर्म अप्रोच का यूज़ करते हैं। तो इनको डिटेल में देख लेते हैं होते क्या है। सिस्टमेटिक अप्रोच, इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच अ सिस्टम which will ensure scientific and systematic collection of information for environment scanning। इसमें क्या होता है, environment scan करने के लिए हम क्या करते हैं, सारी की सारी systematic और scientific information को collect करते हैं। information related to various factor of environment which are relevant to the organization business and industry are continuously collected to monitor the changes occurring in them, ठीक है। Information related to customer market changes in government policies, rules, regulations and legislation etc. need continuous updating not only for strategic management but also for the performance of operational activity। यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में या जितने भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उनको स्कैन करना, उनके बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन गैदर करना कि कस्टमर में से रिलेटेड चेंज, मार्केट में क्या चेंज आ रही है, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी में चेंज आ रही है, क्या लॉ में चेंज आ रही है, इनके बारे में कॉन्टीन्यूस अपडेट पाने के लिए हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। उसके बाद सेकंड आता है हमारा एडहॉक अप्रोच। क्या होता है, दिस अप्रोच इज इन्वॉल्व कंडक्ट ऑफ स्पेशल सर्वे एंड स्टडी टू डील विद स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर एक इन्वायरमेंट का इसमें हम ध्यान नहीं देते बल्कि कुछ स्पेसिफिक सर्वे करते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक चीज़ों पे, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट इश्यूज़ पे हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। Under this approach, organization may take up a specific project for scanning whenever it need to evaluate its existing strategy or desire a new strategy। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी पहले से बना के रखी हुई है कि हम फ्यूचर में ये करेंगे। इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते समय अगर वो चाहती है कि नई स्ट्रेटजी बनाना, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को जानना पड़ेगा, उसको स्कैन करना पड़ेगा। तो कुछ स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल को ही वो क्या करती है, स्कैन करती है, जिसके लिए वो एडहॉक स्कैनिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर ओवरऑल इन्वायरमेंट के फैक्टर को, कंपोनेंट को स्कैन करना है तो हम सिस्टमैटिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। एडहॉक अप्रोच का यूज़ जब करते हैं जब किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को स्कैन करना होता है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा प्रोसेस फॉर्म अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन यूजेज इंफॉर्मेशन इज ना प्रोसेस्ड फॉर्म। प्रोसेस फॉर्म में इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है विच मे बी अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस फॉर्म जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूज़ किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। इनसाइड से कैसे जितने भी रिपोर्ट वगैरह तैयार की जाती है प्रीवियस ईयर की, उनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे जो भी डाटा वगैरह होते हैं बिजनेस के अंदर, बैलेंस शीट होती है, पीएनएल अकाउंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फॉर्म इज यूजुअली सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस।
Since environment scanning is absolutely necessary for strategy formulation, the organization make use of different approaches or combination of different approaches to environment scanning for the purpose of monitoring relevant environment. यानी कि इसमें कहा गया है कि हमने ये तो पढ़ ली क्या क्या अप्रोचेज है, इन एक अप्रोचेज को जो है कॉम्बिनेशन में एक साथ भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि दो अप्रोचेस को एक साथ भी यूज़ किया जा सकता है या फिर एक अप्रोचेस को भी यूज़ किया जाता है। तो इन्वायरमेंट को स्कैन करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि हम स्ट्रेटजी बना सके। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के क्या क्या प्रोसेस होती है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इन्वायरमेंटल वेरिएबल, जो इंपॉर्टेंट की इन्वायरमेंट वेरिएबल है उनको आइडेंटिफाई करना। इट कैन बी कस्टमर रिलेटेड, कंपटीशन रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, रेगुलेशन फॉर फ्रेमवर्क रिलेटेड सेक्टर, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप क्या करना चाहते हो, इन्वायरमेंट को स्कैन करना चाहते हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर इन्वायरमेंट स्कैनिंग, अब कहीं ना कहीं कोई सोर्स तो होगा जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लें। तो कौन कौन से सोर्स हम जो हम यूज़ कर सकते हैं इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए, चाहे दिस कुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स, दिस कुड बी रिटन एज वेल एज वर्बल सोर्स, एंड द ओरिजिन ऑफ सोर्स ऑफ डाटा कुड बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्स। तो इनमें से कोई भी सोर्स हो सकता है, चाहे वो प्राइमरी डाटा का यूज़ करें, चाहे सेकेंडरी डाटा का यूज़ करें, चाहे वो हम फॉर्मल इन्फॉर्मेशन फॉर्मल या फॉर्मल सोर्स का यूज़ करें, रिटन एज वेल एज वर्बल सोर्स का यूज़ करें, ठीक है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करें, कोई भी सोर्स है जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हमें चूज़ करना है कि कौन सा सोर्स है जिसका हम यूज़ करें इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। अब हमने अप्रोच सोर्सेज भी पढ़ लिए, उसके बाद नेक्स्ट है अप्रोचेज ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो अप्रोचेज हमने पढ़े थे कि 3 अप्रोच होती है, सिस्टमैटिक अप्रोच, एडहॉक अप्रोच और प्रोसेस फॉर्म अप्रोच। इनका हम एक एक करके यूज़ सेपरेटली यूज़ भी कर सकते हैं और इनके कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द सिचुएशन, की सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब है टेक्निक ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, कि इन्वायरमेंटल स्कैन करने की क्या क्या टेक्निक होती है। बेसिकली 2 टेक्निक है, एक है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव स्कैनिंग, सेकंड है फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक टेक्निक एज वेल एज इंट्यूटिव मेथड। उसके बाद जो फिफ्थ जो पॉइंट वो है फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग को अफेक्ट करते हैं। दीज फैक्टर्स आर इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विच हैव इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स स्टेक होल्डर, यानी कि ये सारे फैक्टर है जो क्या करते हैं, बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट, ETOP। सच ETOP यानी कि environmental threats and opportunity profit provide the strategic a clear picture about the sectors which have favorable impact on the organization and also the sector having the unfavorable और नो इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये सारे के सारे प्रोसेस करने के बाद हमें एक रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट में हमें ये पता चलता है कि कौन से फैक्टर जो है वो बिजनेस के लिए फेवरेबल है और कौन से जो है वो अनफेवरेबल है और कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनका कोई भी इम्पैक्ट बिजनेस पे नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल हमने यही पढ़ा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट होते क्या है, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट कितने टाइप के होते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है, क्या क्या सिनेरियो है, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो ये थी यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें जो है पढ़ ली है, सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसके अलावा हमें इस यूनिट में कुछ भी नहीं पढ़ना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, साथ के साथ ये जो हमने वीडियो देखी है, ये जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, PDF की फॉर्म में। और साथ ही साथ जो यूनिट फर्स्ट है इग्नू की तरफ से जो चैप्टर है, वो चैप्टर का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहो, वहाँ से रिवाइज करना चाहो और अच्छे से इनके बारे में जानना चाहो तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर अभी भी किसी भी पॉइंट में ज़रा सा भी कोई डाउट है या आप चाहते हो कि किसी एक टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाई जाए, डीप में डिटेल में बनाई जाए, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।